एक्सरसाइज 3.5 जिसमें है क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट. राइट, तो a fraction becomes 1/3 when 1 is subtracted from the numerator and it becomes 1/4 when 8 is added to its denominator. Find the fraction. अब आपको मालूम है फ्रैक्शन के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक होता है डिनोमिनेटर और एक होता है न्यूमरेटर. तो यहाँ पर हम पहले उन्हीं को अज्यूम करेंगे, लिखेंगे लेट द न्यूमरेटर बी x and denominator b y. ऑलराइट, तो ये हमारा न्यूमरेटर हो गया और ये हमारा डिनोमिनेटर हो गया. और आपको मालूम है फ्रैक्शन इज इक्वल टू कैसे बनाते हैं हम लोग, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर. इज इट ना? तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगी हमारी x अपॉन y. ऑलराइट, ना अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जैसा भी उस क्वेश्चन में बताया गया आपको, तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर. इसका न्यूमरेटर ये रहा, इसमें से अगर मैं 1 माइनस करता हूँ तो ये फ्रैक्शन क्या हो जाती है, 1/3 हो जाती है. तो एक हमारी इक्वेशन यहाँ से बन जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये होगा 3x - 3 इज इक्वल टू y और 3x - y इज इक्वल टू प्लस का 3. ये धरा करके माइनस का और ये धरा करके प्लस का. तो ये इक्वेशन नंबर 1. फिर से अगली कंडीशन दिखेंगे. अब उस कंडीशन में क्या है, इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर. ठीक है, तो ये क्या हो जाती है, 1/4 हो जाती है जब व्हेन 8 इज एडेड टू डिनोमिनेटर. तो न्यूमरेटर में कुछ नहीं कहा गया तो इसको ऐसे ही लिखेंगे x और डिनोमिनेटर में 8 को ऐड किया गया है और ये फ्रैक्शन क्या बन जाता है, 1/4. ना क्रॉस मल्टीप्लाई, 4x इज इक्वल टू वाई प्लस 8 और इसको यहाँ ले आते हैं, 4x - y इज इक्वल टू 8. ये होगा इक्वेशन नंबर आपका 2. ठीक है, हमारे पास दोनों इक्वेशन बन गए. ये है इक्वेशन नंबर 1, ये है इक्वेशन नंबर 2. अब हम इनको सॉल्व कर लेंगे. ठीक है, और x और y की वैल्यू को फाइंड करेंगे जो कि हमारा फ्रैक्शन बन जाएगा बाद में. तो पहली इक्वेशन है आपकी 3x - y इज इक्वल टू 3 और दूसरी इक्वेशन है 4x - y इज इक्वल टू 8. यहाँ पे आप कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हैं. तो मैं यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहा हूँ. अब उसके अंदर हमें वेरिएबल इक्वल करने होते हैं, तो देखो y ऑलरेडी इक्वल है तो मुझे आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है. बस इसमें नीचे वाली जो इक्वेशन के साइन चेंज करने होंगे और इसके लिए मैं क्या लिखता हूँ, बाय सब्ट्रैक्टिंग. तो ये प्लस का है, साइन बदल जाएंगे तो हो जाएगा माइनस का, और ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, और यहाँ पर ये प्लस का है तो माइनस का. नाउ -y और ये प्लस का हो गया है तो अब ये आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे. ठीक है, यहाँ पर माइनस का 4x और ये प्लस का 3x, क्या बचेगा, माइनस का x. y कैंसिल हो गया, यहाँ -8 और ये प्लस का 3 तो ये बचेगा माइनस का 5. ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास में x की वैल्यू आ गई है और x की वैल्यू कितनी है, 5 है. ठीक है, अब हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, y की. सो कोई सी भी आप इक्वेशन ले सकते हैं मल्टीप्लाई से पहले वाली. तो फ्रॉम इक्वेशन 1 मैं 1 ही ले लेता हूँ, आप 2 भी ले सकते हैं. तो यहाँ पर देखो 3x की वैल्यू कितनी है, 5, मैंने यहाँ रख दिया. फिर उसके बाद -y इज इक्वल टू 3, 3 5 is 15 -y इज इक्वल टू 3 और -y इज इक्वल टू 3 - 15. तो -y इज इक्वल टू कितनी वैल्यू होगी, माइनस का 12 और y की वैल्यू आ जाएगी अब आपकी 12. ठीक है, तो मैं फ्रैक्शन बता सकता हूँ अब यहाँ पर. सो देयरफॉर हमारा फ्रैक्शन क्या बन गया, हमारा फ्रैक्शन हो गया 5/12. ऑलराइट, क्योंकि फ्रैक्शन था आपका न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, जो कि x न्यूमरेटर था और डिनोमिनेटर आपका y था. ठीक है, तो दोस्तों ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपको. अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. ऑलराइट फ्रेंड्स, अब हम अपना अगला क्वेश्चन करेंगे अपना. तो एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन 4 का थर्ड पार्ट. यश स्कोर 40 मार्क्स इन अ टेस्ट, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर. Had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks been deducted for each incorrect answer, then Yash would have scored 50 marks. How many questions were there in the test?
ठीक है, तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, बस हमें थोड़ा सा ध्यान लगाना होगा। अच्छा सोचिए, इस क्वेश्चन के अंदर हम एक बात कंफर्म है कि भाई जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे, अगर हम देखें तो यश ने जितने भी करेक्ट क्वेश्चन किए हैं वो, और प्लस यश ने जितने भी इनकरेक्ट आंसर दिए हैं वो, अगर उन दोनों को आप ऐड कर देते हैं, ठीक है, तो आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिल जाते हैं कि भाई उस टेस्ट पेपर में कितने क्वेश्चंस थे उसके। इज इट ना? तो सिंपल सी बात है, मैं यहां पे लिख ले रहा हूं, लेट the number of correct answers, ठीक है, be x and incorrect answers be y। ऑलराइट, तो ये करेक्ट आंसर्स के लिए उसको कितने नंबर मिल रहे हैं, सॉरी करेक्ट आंसर्स कितने हैं उसके x हैं, और इनकरेक्ट आंसर कितने हैं y हैं, ठीक है। या आप ये भी सोच सकते हैं ये एक्चुअली क्वेश्चंस हैं जो उसने करेक्ट किए, ये और इनकरेक्ट किए, इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस मुझे मिल जाएंगे। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में है क्या, यश को 40 मार्क्स मिले उसको, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर, हर एक राइट आंसर के उसको कितने नंबर मिल रहे हैं 3, तो उसके टोटल करेक्ट आंसर है कितने x हैं, तो ये कितना हो जाएगा 3x, और ये तो जो इनकरेक्ट आंसर है वो आपके क्या हो रहे हैं, डिडक्ट हो रहे हैं, है ना, और जो इनकरेक्ट आंसर है उसके लिए उसके कितने मार्क्स डिडक्ट हो रहे हैं 1 मार्क्स, तो ये क्या हो जाएगा 1 into y, दैट इज 1y या फिर y। और इस तरीके से ये करेक्ट आंसर, ये इनकरेक्ट आंसर डिडक्ट करने के बाद जो टोटल मार्क्स यश को मिले हैं वो कितने हैं 40 मार्क्स हैं, और ये है इक्वेशन नंबर 1 आपकी। ऑलराइट, ना अगेन ये अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है, ध्यान से समझना, ठीक है ना। आगे क्या कहता है कि अगर हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर, अगर सिर्फ करेक्ट आंसर्स के लिए कितने मिले होते 4 मार्क्स मिले होते, यानी कि 4x हो गया, ठीक है, और एंड 2 मार्क्स बीन डिडक्ट फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर, और जो इनकरेक्ट आंसर्स हैं उसके लिए कितने मार्क्स डिडक्ट होते हैं उसको 2 मार्क्स, तो मैं कह सकता हूं यहाँ पे 2y, तो उसे टोटल मार्क्स कितने मिलते हैं उसको 50 मार्क्स दे रखे हैं उसने, ठीक है, तो ये 50 मार्क्स हो गई, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो गई, ठीक है। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। मैं एक बार और समझा देता हूं आपको, यस स्कोर 40 मार्क्स, उसको 40 मार्क्स मिले हैं, ठीक है, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर, राइट आंसर कितने करे उसने x करे हैं, एक के लिए कितने मार्क्स है 3, तो इन x से कितना होगा 3x होगा, उसके बाद इनकरेक्ट आंसर डिडक्ट कर रहे हैं आपको, तो हमने y को डिडक्ट कर दिया है, एक आंसर के लिए कितने मार्क्स कटेंगे 1, और y आंसर्स के लिए कितने क्या होगा 1 into y, सो करेक्ट आंसर्स में से डिडक्ट कर देंगे इनकरेक्ट आंसर, तो कितने मार्क्स मिले उसको 40 मार्क्स। सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसे किया गया है, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब हम इन दोनों को किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, तो मैं यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड ही फॉलो कर रहा हूँ, क्योंकि इस इक्वेशन में सिंपल आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगी, इज इट ना। अगर आप x के वेरिएबल कोफिशिएंट इक्वल करना चाहते हैं तो 4 से इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके 12 होगा, और 3 से नीचे में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो कि लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, बाय मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 2, ठीक है, इसको 2 से हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 3 6x माइनस 2y, और ये 40 इंटू 2 दैट इज 80। इसको आप 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो ये हो जाएगा 4x माइनस 2y और 50। ऑलराइट, अब इनको सॉल्व करते हैं, ये दोनों इक्वल हो गए और सिंबल भी सेम है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे जब इनके साइन सेम होते हैं तो नीचे लिखते हैं बाय सब्ट्रैक्टिंग। ऑलराइट, तो ये माइनस है तो नीचे का प्लस, और ये प्लस है तो माइनस, नीचे वाले इक्वेशन के साइन चेंज हो जाते हैं तब, ठीक है। और अगर ये ऑलरेडी अपोजिट होते तो मैं यहाँ पे बाय सब्ट्रैक्टिंग नहीं बाय एडिंग करता फिर यहाँ पर, तो 6x माइनस 4x कितना बचेगा यहाँ पे 2x बेटे, ये कैंसिल, और यहाँ पर देखो 80 माइनस 50 इज इक्वल टू कितना बचेगा 30 ना, x इज इक्वल टू कितना 30/2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 15 आ गई आपके पास में। ऑलराइट, आगे चलते हैं, अब x की वैल्यू मल्टीप्लाई से पहले वाली किसी भी इक्वेशन पुट कर दीजिए, तो मैंने इक्वेशन नंबर 1 ले लेता हूं फ्रॉम इक्वेशन 1, तो ये 3 इंटू में 15 माइनस वाई इज इक्वल टू 40 माइनस वाई इज इक्वल टू 15 3 45, 45 इधर ले आते हैं तो 40 माइनस 45 हो जाएगा ये। नाउ माइनस वाई इज इक्वल टू -5, और वाई की वैल्यू कितने आ गई आपके पास में 5। तो यश ने जो करेक्ट आंसर किए हैं वो कितने हैं 15 है ना। सो करेक्ट आंसर्स 15
इनकरेक्ट आंसर्स कितने हैं? 5 हैं। ठीक है, अब इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो मेरे पास टोटल क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है ना, करेक्ट आंसर्स मतलब करेक्ट क्वेश्चन करें सॉल्व। ठीक है, तो और इनकरेक्ट आंसर मतलब इनकरेक्ट जो क्वेश्चन गिवन थे उसने इनकरेक्ट आंसर दी जिनके। सो टोटल क्वेश्चन कितने हो जाएंगे आपके पास? टोटल क्वेश्चंस इन अ टेस्ट इज इक्वल टू 15 + 5 यानी कि 20। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन होंगे उस टेस्ट पेपर के अंदर। ऑलराइट, तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। आप इसे उतारें, फिर हम आगे चलते हैं। और अब क्वेश्चन नंबर 4 का कौन सा पार्ट? 4th पार्ट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला भी एग्जाम में आता है, ध्यान रखना इसको। प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे। एक हाईवे है और यहाँ पर ये दो प्लेसेस हैं जिनके बीच का डिस्टेंस कितना है? 100 किलोमीटर है। ये प्लेस ए है और ये है प्लेस बी। ऑलराइट, और इनके बीच में डिस्टेंस कितना है? 100 किलोमीटर है। ऑलराइट, तो ये मैंने यहाँ लिख दिया 100 किलोमीटर। ठीक है, नाउ प्लेसेस ए एंड बी 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए। ठीक है, एक कार यहाँ से सपोज करो C1 कार है, यहाँ से स्टार्ट होती है। ठीक है, एंड अनदर कार B एट द सेम टाइम, और एक दूसरी कार यहाँ पे B से स्टार्ट होती है। वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम A एंड अनदर कार फ्रॉम B। तो से सपोज करो ये कार है C2। ठीक है, C1 और C2 ये दो कार हैं और एक ही टाइम पर स्टार्ट होती हैं। वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम A एंड अनदर कार फ्रॉम B एट द सेम टाइम। इफ द कार्स ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन, अभी कार क्या है? सेम डायरेक्शन में जाती है, यानी कि ये वाली कार भी इस डायरेक्शन में गई। ठीक है, ऐसे करके, और ये वाली कार भी इसी डायरेक्शन में गई है। ठीक है, ये भी ऐसे गई और ये भी ऐसे गई। ऑलराइट, ओके। नाउ इफ द कार्स ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड, इसकी स्पीड अलग है और इसकी स्पीड अलग है, डिफरेंट स्पीड्स, दे मीट इन 5 आवर्स। तो वो 5 आवर्स के बाद में से सपोज करो यहाँ पर आकर क्या हो जाती हैं? मिल जाती हैं। ठीक है, ये 5 आवर्स हो गए यहाँ पे आपका, और यहाँ पर आकर के C1 और C2 दोनों ही इकट्ठी हो जाती हैं। ये C1 है, ऊपर वाली C2 है। ऑलराइट, नाउ आगे भी है। अब आगे क्या बोला? इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर। अभी ट्रेवल्स ईच अदर मतलब कि अगर मानो ये कार इधर को चली, ठीक है ना, और ये वाली कार इस तरफ को चली, इस तरीके से। ठीक है, ये यहां से ऐसे करके चली। ठीक है ना, ध्यान देना ना। इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर, ये इधर को और ये इधर को, ठीक है, दे मीट इन 1 आवर। तो ये 1 घंटे के बाद मिल जाती हैं। ये 1 आवर हो गया और यहाँ पर आकर के मीट हो जाती है। C1 और ये C2 इकट्ठी हो गई। ठीक है, व्हाट आर द स्पीड ऑफ द 2 कार्स। अब हमें ये बताना है कि इन दोनों कार्स की स्पीड क्या है। देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, एग्जाम में भी आता है। आपको ध्यान क्या देना है? ठीक है, ध्यान क्या देना है कि देखो एक कार यहाँ से स्टार्ट हुई, से सपोज करो C1, और C1 जब यहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ तक पहुंची, ठीक है, और उसी एक ही समय पर ये C2 भी स्टार्ट हुई। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होकर कहाँ पहुंची? वो यहाँ पर पहुंची, और दोनों यहाँ पर आकर के मीट हो गए। दोनों टाइम भी सेम लिया 5 आवर्स, बट दोनों डिस्टेंस अलग अलग ट्रेवल किए। ये जो कार है जो A से स्टार्ट हुई थी, उस कार ने जो कार B से स्टार्ट हुई है उसके कंपैरेटिवली ज्यादा टाइम लिया है ना। ये कार जो यहाँ से स्टार्ट हुई थी यहाँ तक पहुंची, और ये वाली कार जो यहाँ से और यहाँ तक पहुंची। तो यहाँ पे अगर हम डिस्टेंस का डिफरेंस देखें तो इस वाली कार ने इस कार के कंपैरेटिवली ज्यादा डिस्टेंस कवर किया है, और वो कितना डिस्टेंस है? 100 किलोमीटर है। ये कार यहाँ से चली यहाँ पर पहुंची, ये कार यहाँ से चली और यहाँ पर पहुंची। इसने इसके कंपैरेटिवली कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 100 किलोमीटर। यानी कि डिस्टेंस कवर्ड बाय कार स्टार्ट फ्रॉम A, ठीक है, माइनस में डिस्टेंस कवर्ड बाय कार स्टार्ट फ्रॉम B, ठीक है, इज इक्वल टू कितना होगा? 100 किलोमीटर होगा। तो ये आपकी पहली इक्वेशन इस तरीके से बन जाएगी। ठीक है ना, अब इसकी बात करते हैं। ये स्टार्ट यहां से हुई और ये स्टार्ट यहां से, दोनों यहां पर आकर के मीट हो गए। तो हम लोग यहां पर दोनों को ऐड अगर करते हैं, ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार स्टार्ट फ्रॉम A एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड स्टार्ट फ्रॉम B, ठीक है, और दोनों को ऐड करें तो टोटल डिस्टेंस कितना बनेगा आपका? 100 किलोमीटर बनेगा। तो ये पूरी की पूरी इक्वेशन आपको डिस्टेंस के यहाँ पर बनानी होगी। कैसे बनाएंगे? चलो शुरू करते हैं। देखेंगे, लेट द स्पीड ऑफ कार स्टार्ट्स फ्रॉम A, B
x किलोमीटर पर आवर, ठीक है, एंड द स्पीड ऑफ कार स्टार्ट फ्रॉम बी कितना y किलोमीटर पर आवर। ऑलराइट बेटे, नाउ अब आगे टाइम दे रखा है भाई, एक बार 5 घंटे है और एक बार कितना है आपका 1 घंटे है, ठीक है। हमें किस पे इक्वेशन बनानी है, डिस्टेंस के यहाँ पर, ठीक है। और मैं जानता हूं डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, ठीक है, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, टाइम इनटू स्पीड, ये होता है फॉर्मूला, है ना, डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम इनटू स्पीड, ठीक। अब पहली जो इक्वेशन होगी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, ठीक है, उसके हिसाब से क्या हुआ कि इस वाली कार ने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया इस वाली कार के कंपैरेटिवली, ठीक है, और कितना ज्यादा किया उसने, 100 किलोमीटर। तो हम इसी को बेस कर रहे हैं नाउ, डिस्टेंस कवर्ड बाय कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए, ठीक है। और इस डिस्टेंस में से अगर मैं माइनस कर दूं डिस्टेंस, ये शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैं, डिस्टेंस कवर्ड बाय कार स्टार्ट फ्रॉम बी, ठीक है। तो दोनों का डिस्टेंस में इसने ज्यादा कवर किया है, इसने कम कवर किया है, इसने कितना ज्यादा कवर किया पता चल रहा है 100 किलोमीटर है, तो ये हो जाएगा आपका 100 किलोमीटर। ना डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, टाइम इनटू स्पीड। टाइम कितना आपका 5 आवर्स है, ठीक है। तो यहां पर टाइम कितना 5 इंटू एक्स हो जाएगा, इसका डिस्टेंस आ गया कार ए का ना, माइनस में इसके डिस्टेंस के लिए हम लोग क्या करेंगे, टाइम तो इसने भी इतना लिया है लेकिन स्पीड कितनी इसकी y है, सो टाइम इनटू स्पीड यानी कि 5y और इज इक्वल टू 100, ठीक है। उम्मीद है बात क्लियर हो गई होगी। देखो ये इक्वेशन सिंप्लीफाई हो सकती है, तो मैं इसको डिवाइड कर दे, डिवाइड बाय 5, ये हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना 20, और ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई है। ऑलराइट, इसी तरीके से हम सेकंड इक्वेशन भी बनाने वाले हैं, तो चलो शुरू करते हैं ना। अब इस सेकंड कंडीशन में क्या बोला उसमें जरा ध्यान देना। सेकंड कंडीशन की अगर हम बात करते हैं तो उसमें क्या है कि सेकंड कंडीशन में, मैं यहां लिख दे रहा हूं उसको कंडीशन को ना, सेकंड कंडीशन अकॉर्डिंग क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस कवर्ड बाय कार ए स्टार्ट फ्रॉम ए, और प्लस में क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है ना, तो ऐड करेंगे ना, डिस्टेंस कवर्ड बाय कार स्टार्ट फ्रॉम बी, और इज इक्वल टू भाई इसने ये सपोज करो यहां तक चली और ये यहां तक चली, पर दोनों का टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 100 किलोमीटर, क्योंकि मैं ऐड कर रहा हूं, तो इज इक्वल टू कितना 100 हो जाएगा, ठीक है। अब डिस्टेंस कैसे निकालता है, टाइम इंटू स्पीड। अब टाइम यहाँ पे कितना रहेगा उसको 1 आवर, तो 1 इंटू एक्स 1x और प्लस में 1y इज इक्वल टू 100, और आप इसे ऐसे भी सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 100, और ये है आपकी इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये सबको आपको क्लियर हो गया होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। तो ये है आपका x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, और ये आपका x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना 100, ऑलराइट। तो अब ये देखो ये इक्वल है ना, तो साइन भी अपोजिट है, तो मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मैं सिंपल यहाँ पे क्या लिखूंगा, बाय एडिंग, ठीक है। तो एडिंग करेंगे तो ये तो ऐड हो गए 2x, लेकिन ये सब्ट्रैक्ट हो गए, इज इक्वल टू कितना 120, ऑलराइट ना, x इज इक्वल टू 120 अपॉन 2, तो x की वैल्यू मेरे पास में कितनी आ गई 60 आ गई, ठीक है। अब यहीं से हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन, कोई सी भी ले लो, चाहे 1 ले लो चाहे 2 ले लो, जो सिंपल लगे आपको, तो मैंने 1 ले लिया, ये रही 1, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लेते हैं इक्वेशन 1 को, तो ये यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, तो ये कितना आएगा, यहाँ पे x की वैल्यू 60 है और माइनस में y इज इक्वल टू 20, और माइनस y इज इक्वल टू ये 20 माइनस में 60, माइनस y इज इक्वल टू माइनस का 40, और y इज इक्वल टू कितना आ गया 40 आ गया, ऑलराइट। तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई है 60, y की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई है 40। x हमने एज्यूम क्या था, स्पीड ऑफ द कार स्टार्ट फ्रॉम a, और y हमने क्या एज्यूम किया था, स्पीड ऑफ द कार स्टार्ट फ्रॉम b। तो हमारे दोनों ही आंसर आ गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लिख सकते हैं देयरफॉर
speed of the car start from A is 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कितना गए 60 किलोमीटर पर आवर। और दूसरा वाला क्या है ना, स्पीड ऑफ द कार स्टार्ट फ्रॉम बी, वो कितना आपका 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो मुझे लगता है दोस्तों बात क्लियर हो गई होगी आपके पास में, दोनों ही आंसर आ गए। इसका 60 आया है, इसका 40 आया है। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है, तो उसको अच्छे से समझिएगा। आगे चलते हैं, इसे उतारिए पहले, और अब इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन करेंगे हम लोग। तो ये है क्वेश्चन नंबर 4 का और 5th पार्ट। ठीक है, तो द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट्स। Alright, now if we increase the length by 3 units and the breadth by 2 units, the area increased by 67 square units. Find the dimension of the rectangle. अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा, छोटी सी बात है इसके अंदर। बस लिखेंगे लेंथ, the length of rectangle। ठीक है, हमने क्या ले लिया, x ले लिया हमने इसको। ठीक है, और इसका जो स्क्वायर यूनिट है तो x यूनिट ले सकते हैं, क्योंकि डायमेंशन आपको गिवन नहीं है सेंटीमीटर मीटर के अंदर, तो x यूनिट ले लिया। ठीक है, एंड द विड्थ और ब्रेथ इज इक्वल टू कितना, y यूनिट हो गया। ऑलराइट, तो अब देखो ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, तो आप एरिया भी बता सकते हैं ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा, L इंटू बी है ना, दैट इज x इंटू वाई यूनिट। ये इसका एरिया हो गया इन टर्म्स ऑफ L इंटू बी, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ। ऑलराइट, ना अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अब जैसा क्वेश्चन बोला है हम वैसा करेंगे। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट। इसका जो भी एरिया था, क्या एरिया है, एक्स वाई है, और वो कितना कम हो जाता है, 9 स्क्वायर यूनिट कम हो जाता है। कब, इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट्स। ठीक है, तो यहाँ पर लेंथ कितना हो रहा है, ये लेंथ आप, इफ लेंथ इज रिड्यूस्ड माने माइनस कितना, 5 यूनिट लेंथ हमारी क्या थी, x थी, उसमें से मैंने 5 को माइनस कर दिया। ठीक है, अभी लेंथ आ गया। अब ब्रेथ कितना इंक्रीज होता है आपका, 3 यूनिट्स। अब ब्रेथ आपका है कितना, आपका y यूनिट है आपका। ठीक है, तो y और ये प्लस में 3 यूनिट बढ़ गया। ठीक है, तो एरिया रिड्यूस हो जाता है कितना, 9 स्क्वायर यूनिट रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, अब एरिया कैसे बनेगा, L इंटू बी ना, तो नया लेंथ ये हो गया और नई ब्रेथ ये हो गया, उनका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एरिया। और पहले एरिया क्या था, x इंटू वाई है ना, उसमें से मैंने 9 माइनस कर दिया। मुझे लगता है बात क्लियर हो गई होगी। इन केस अगर प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, मुझे कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कर सकते हैं। अभी मल्टीप्लाई करेंगे इसके अंदर, x इंटू वाई, ये हो जाएगा आपका एक्स वाई, और आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू 3, तो हो जाएगा प्लस का 3x, फिर माइनस 5y और माइनस का 15। ठीक है, इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 9। कोई प्रॉब्लम, ओके ना, 3x माइनस 5y। अब हम क्या करेंगे, इन सबको उधर लेकर के जा रहे हैं, इन दोनों को यहाँ के लिए हमने अपने एक्स वाई माइनस 9, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का एक्स वाई, माइनस का 15 इधर आएगा तो प्लस का 15 ना, 3x माइनस का 5y इज इक्वल टू कितना, ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल। 15 माइनस 9, अगर हम 15 में से 9 माइनस करें तो कितना आएगा, प्लस का 6, क्योंकि प्लस की वैल्यू बड़ी है। और हमें इस तरह से इक्वेशन नंबर 1 मिल गई है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब आगे क्या कहता है, देखो अगली कंडीशन में, इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स, हमने लेंथ को 3 यूनिट्स बढ़ा दिया है, लेंथ हमारी क्या है, x है, तो क्या हो जाएगा, x प्लस 3। ठीक है, और ब्रेथ हमने क्या कर दिया है, एंड द ब्रेथ बाय 2 यूनिट्स, ब्रेथ को भी आपने बढ़ा दिया है, तो अभी कितना है, y है, तो ये हो जाएगा y प्लस 2। अब जो एरिया है, द एरिया इंक्रीजेस बाय 67 स्क्वायर यूनिट्स। एरिया था क्या हमारे पास में, एक्स वाई,
और इसमें कितना ऐड कर दिया हमने 67। क्लियर बेटे। ना मल्टीप्लाई करते हैं इसको, x इंटू वाई एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y और प्लस का 3 2 जा 6, ये xy और प्लस का 67 ना 2x प्लस 3y, इन सबको उधर जाते हैं, xy प्लस 67 माइनस xy और माइनस का 6। क्लियर है बात ना 2x और प्लस 3y, ये कैंसिल हो गया प्लस माइनस के, 67 में से जब 6 जाएगा तो कितना बचेगा 61, और ये है हमारी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब इनको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो 1 क्या है आपका, ये है आपका 3x माइनस का 5y इज इक्वल टू 6, और ये है आपका 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू 61। अब देखो इस बार कोई भी कोफिशिएंट आपस में इक्वल नहीं है, तो हमें उन्हें इक्वल करना पड़ेगा। आप इसको भी इक्वल कर सकते हो और इसको भी इक्वल कर सकते हैं। अगर आप इन्हें इक्वल करना चाहते हैं तो इस इक्वेशन में आपको 3 से मल्टीप्लाई करने का और इसमें 5 से करने का, और अगर आप इसको इक्वल करना चाहते हैं तो इसको ये 2 लिखा है तो ऊपर 2 से, ये 3 है तो नीचे 3 से, तो ये इक्वल हो जाएंगे। तो मुझे लगता है यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी होगी, तो मैं इसको ले रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये है इक्वेशन नंबर 1, ये है 2, और इसके अंदर हमें मल्टीप्लाई करने होगी 2 से और इसके अंदर हमें 3 से। ठीक है, तो ये 2 3 6x, 2 5 10y और ये 2 6 12। अभी 3 से 3 2 6x, 3 3 9y प्लस का है तो प्लस का हो जाएगा, और ये 3 1 3, 3 6 18। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे बाय सब्ट्रैक्टिंग, क्योंकि इक्वल तो हो गया लेकिन साइन सेम है, तो ये माइनस और ये भी माइनस और ये माइनस, ये कैंसिल हो गया आपके 6x ना। अब इधर माइनस का 10 और माइनस का 9, माइनस के 19y हो गई है आपका। इधर ऐड देखो, ये माइनस का प्लस का तो सॉल्व हो जाएंगे, 3 में से 2 जाएगा तो 1। ठीक है, और ये 8 में से 1 जाएगा तो 7, और ये 1 एज इट इज आ गया, और ये माइनस का साइन। ठीक है, नाउ y इज इक्वल टू माइनस 171 अपॉन में माइनस का 19, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। ठीक है, और 19 9 171, ये 9 टाइम चला गया, अगर आपको 19 का टेबल याद है तो। ठीक है, सो वी गॉट y इज इक्वल टू 9। अभी हमें x की वैल्यू निकालनी होगी, तो आप कोई सी भी इक्वेशन ले सकते हैं 1 और 2 में से, तो मैं 1 ले रहा हूं फ्रॉम इक्वेशन 1। ये है आपका 3x 5y, y की वैल्यू कितनी आई है 9, और इज इक्वल टू 6 ना 3x 5 9 45, 6 और 3x इज इक्वल टू 6 प्लस का 45 ना 3x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 51, और x इज इक्वल टू 51 अपॉन में 3 डिवाइड कर देंगे 17 आ जाएगा। तो मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ गई 17, और y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू आई है 9। ठीक है, तो हम बता सकते हैं लेंथ कितनी है हमारे पास में। लेंथ आपने किसको माना था, x को, तो ये x कितना है 17, और ब्रेथ कितनी आई आपकी, ब्रेथ कितना आपने y लिया था, y की वैल्यू 9 है, तो ये 9 आ गया। ठीक है, तो दोनों चीजें क्लियर हो गई आपको। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा मुझे लगता है, और इसके बाद अब हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, ऑलराइट स्टूडेंट, अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.6, और इसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 का देखो 1 के यहाँ पर काफी सारे पार्ट हैं, 8 पार्ट हैं, और सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं फिलहाल आपको फर्स्ट पार्ट करा रहा हूँ, कुछ एक पार्ट में आपको होमवर्क में भी देने वाला हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट ही करें, ताकि पहले समझें ये है कैसे करना, कैसे इनको। तो फर्स्ट पार्ट 1 अपॉन 2x और प्लस 1 अपॉन 3y इज इक्वल टू कितना 2। अच्छा, इसमें करना क्या है, पहले देखो जरा, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इक्वेशंस बाय रिड्यूसिंग देम टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो हमारे पास में ये इक्वेशंस होंगी, पहले इनको रिड्यूस करके एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना होगा, उसके बाद आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये है आपका इक्वेशन नंबर 1, और नेक्स्ट है आपका 1 अपॉन
3x और प्लस में 1/2y, राइट, इज इक्वल टू 13/6। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। ये है इक्वेशन नंबर सेकेंड। देखो अब तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए थे हमने ये देखा था कि ना x ऊपर था, लेकिन अब की बार x कहाँ पर है, डिनोमिनेटर की जगह पर है। तो पहले इस वेरिएबल को हमें सॉल्व करके ऊपर की तरफ रखना पड़ेगा ताकि इसको प्रॉपर्ली सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो हम यहाँ पे ना क्या करने वाले हैं, लिखेंगे लेट 1/x इज इक्वल टू, आप u v कुछ भी लिख सकते हैं, मैं यहाँ पर a ले रहा हूँ क्योंकि समटाइम्स मेरा u और v एक जैसा हो जाता है, तो मैं इसको a एज्यूम करूंगा, और 1/y इज इक्वल टू b। ऑलराइट, तो अब देखो इसकी जगह पर अगर ये पूरा का पूरा क्या आ गया, a हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर a/2। ठीक है, और प्लस में अगर ये 1/y की जगह पर क्या आ गया आपका, b आ गया, तो क्या हो जाएगा b/3, और ये है इज इक्वल टू 2। ठीक, अब इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हैं, 2 और 3 की एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, तो आप इसको मल्टीप्लाई कितने से, बाय मल्टीप्लाइंग 6, बाय मल्टीप्लाइंग 6। तो यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करें तो 2 3 जा 6, तो ये हो जाएगा 3a, और जब यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6, सो ये हो जाएगा 2b, और ये हो जाएगा आपका 6 2 जा 12, और ये हमारी नई इक्वेशन बन गई 3। ठीक है, अब ऐसे ही आपने क्या करना होगा, सेकेंड इक्वेशन को लेना होगा फ्रॉम इक्वेशन 2। अब देखो ये 1/x क्या हो जाएगा, a/3, और 1/y क्या हो जाएगा आपका b/2, और इज इक्वल टू 13/6। देखो यहाँ पर भी 3 और 2 है, तो मैं इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर देखो जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो ये हो जाएगा 3 2 जा यानी कि 2a, और प्लस में 2 3 जा 6 यानी कि 3b, और देखो जरा ध्यान से यहाँ 6 से 6 कैंसिल हो रहा है, ये हो जाएगा आपका 13, और ये है इक्वेशन नंबर आपकी 4। अब हमने देखो लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया, इक्वेशन हमारी 3a + 2b और 2a + 3b है ना। ये कैसी इक्वेशन होगी, जैसे हम लिखते थे ना x + y 3x + y, ऐसी इक्वेशन बन गई है। ठीक है, यहाँ पर a और b आपके कांस्टेंट टर्म नहीं है, a और b के आपके वेरिएबल है। ठीक है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि भाई लेट a and b आर वेरिएबल, ये क्या आपके वेरिएबल है। ठीक ना, अब आगे चलते हैं हम, तो फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4, तो 3 इक्वेशन है आपकी 3a और प्लस 2b इज इक्वल टू 12, और ये आपकी इक्वेशन है 2a और प्लस 3b इज इक्वल टू 13 ना। अब इनको हम सॉल्व करेंगे, किसी भी मेथड को फॉलो कर सकते हैं आप, एलिमिनेशन मेथड भी कर सकते हैं या कोई और भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो किसी एक को इक्वल करना है, या तो आप इसको इक्वल कर जाइए या इसको आप, तो अगर आप इन्हें इक्वल करना चाहते हैं तो इसमें आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इसे करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको 2 से, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे है ना, इनके अपोजिट से मल्टीप्लाई करने पर। तो करते हैं, 3 3 जा 9a और 3 2 जा 6b। ठीक है, और ये हो जाएगा 36, ऐसे 2 से भी करेंगे 4a और प्लस 6b, और ये 26। देखो इक्वल हो गई। अब लिखेंगे बाय सब्ट्रैक्टिंग, जैसे कि पहले करा था हमने, माइनस माइनस और ये भी माइनस, ये 9 - 4 5a प्लस का बना, और देखो ये कैंसिल हो गया आपका। अब 36 माइनस का 26 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 10, तो a की वैल्यू हमारे पास में कितनी हुई 10/5 यानी कि 2, तो a की वैल्यू मेरे पास 2 आ गई। अब हम किसी भी इक्वेशन को पुट करके और b की वैल्यू निकालेंगे, तो मैंने लिखा फ्रॉम इक्वेशन 3, ये रही 3। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये कितना हो जाएगा, अब यहाँ से आगे 3 इक्वेशन, ये रहा 3, और a की वैल्यू कितनी है आपकी 2 है, और प्लस 2b इज इक्वल टू कितना 12 ना, 3 2 जा 6, इधर आएगा ये 2b इज इक्वल टू 12 - 6, 2b इज इक्वल टू कितना जाएगा यहाँ पर, ये 12 - 6 बचेगा, और b इज इक्वल टू 6/2, दैट इज b की वैल्यू कितनी आ गई 3। लेकिन हमारे को a और b नहीं चाहिए था, हमें तो x और y चाहिए था। तो वापस आते हैं, बिकॉज
1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू ए है, तो देयरफॉर 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 2, ठीक है, बिकॉज ए इज इक्वल टू कितना है 2 आया है हमारा। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं या फिर आपसे रेसिप्रोकल कर दीजिए। 1 अपॉन एक्स का उल्टा क्या हो जाएगा x, और 2 अपॉन 1 का उल्टा 1 अपॉन 2, तो ये मेरे पास x की वैल्यू आ गई है। राइट, नाउ सिमिलरली b, अभी 1 अपॉन y हमारा क्या था, b था, ठीक है। नाउ 1 अपॉन y, अब b की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास में 3, ठीक है, इसके अपॉन 1, ठीक है, इसको भी रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये हो जाएगा y यहाँ पे भी रिवर्स 1 अपॉन 3। ऑलराइट, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास में 1 अपॉन 2 और y की वैल्यू हमारे पास में आ गई 1 अपॉन 3। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो पहले इसे हमने रिड्यूस किया लीनियर इक्वेशन के अंदर, जो कि ये थी, पहले x नीचे था, वेरिएबल नीचे था, अब हमने उसको ऊपर लेकर के ऐसे करके और फिर वापस उसको वैल्यू को पुट किया और हमने इस तरीके से सोल्यूशन निकाल लिया। ठीक है, मुझे लगता है आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। इनकेस अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अभी अगली वीडियो के लिए हम लोग नेक्स्ट उसमें ऐड करेंगे। ठीक है, तब तक आप इसका रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, और अगर आपको मेरे क्वेश्चन समझ में आते हैं, वीडियोस अच्छे लगते हैं, तो प्लीज़ उन्हें शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।